अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरक्षा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 28 लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। अमर की आंख अस्पताल के कमरे में सफ़ेद बिस्तर पर खुली थी। उसने खाली खाली नज़रों से सफ़ेद छत को देखा। वो कुछ समझने महसूस करने की कैफियत में नहीं था। यकटक छत को तकते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। किसी ने अंदर आते ही चीख मारी। उसने गर्दन घुमाकर आने वाले को देखना चाहा तो गर्दन में शदीद दर्द महसूस हुआ, ऐसे जैसे अकड़ चुकी हो। आँख के किनारे से वो यही देख पाया था कि जो भी आया था चीख मार कर वापस जा चुका था। थोड़ी ही देर में आगा जान समेत नर्स और डॉक्टर चले आए। वो खामोशी से सबको देखता रहा। आपको कुछ याद है? अपना नाम, अपनी उम्र? अमर खान, उम्र 22 साल, कॉमसेट्स का ग्रेजुएट हूँ, CSS का टेस्ट दिया है। सामने आगा जान खड़े हैं। कल रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो सोच सोच का जवाब दे रहा था। बोलते हुए सांस फूल गया। डॉक्टर आगा जान की तरफ मुतवज्जा हो गया। अमर ने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पाया। यूं महसूस हुआ जैसे सदियों लेटा रहा हो। डॉक्टर अपने फौज समेत चला गया। आगा जान उसके बराबर में बैठे नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसका हाथ थामकर आंखों से लगाया, झुककर उसका माथा चूमा। तरहम भरी निगाहों से उनकी नम आंखों को देखता अमर कुछ न बोला। एक ही रात में वो कितने बूढ़े, कितने कमज़ोर हो गए थे। वो उन्हें चाह कर भी तसल्ली नहीं दे पाया। गर्दन तिरछी करके खिड़की को देखने लगा। खिड़की के पार धुंध ही धुंध थी। उसके माथे पर शिकने पड़ी। आगा जान, एबटाबाद के मौसम को क्या हुआ है? उसके तहीर से पूछने पर आगा जान ने सर उठाया, नम आंखें पोंछी, फिर मुस्कुराकर उसे देखा। क्या हुआ है? अगस्त में इतनी धुंध? आगा जान ने लब भींचे। अमर कम फहमी से उन्हें देखे गया। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आगा जान बताए ना, कल तक तो मौसम गर्म था। उसकी आवाज़ जाने क्यों कांप गई थी। आंखों में नमी आ गई थी। उसने आगा जान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया। सारी तकलीफ बालाए ताक रखकर उठने लगा कि आंखों के आगे सारा कमरा घूम कर रह गया। वो तकलीफ से कराहता वापस तकिए पर सरक चुका था। आप मुझे डरा रहे हैं? खुदा का वास्ता है बताएं, आप मेरी जान ले रहे हैं। 2.5 माह मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में थे आप। जवाब दरवाजे पर खड़े जैन की तरफ से आया था। अमर की आंखें भी यकीनी से फैली। शदीद दिमागी चोटों की वजह से 2.5 माह डॉक्टर्स ने उसे दवाओं के जरिए कोमा में रखा था ताकि दिमाग को कोई नुकसान न पहुंचे और वो सेहतयाब हो सके। 2.5 माह? 2.5 माह में बहुत कुछ हो जाता है। जिस इम्तिहान को उसने ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका होगा। टेस्ट के अगले मरहले की तारीख आ गई होगी। हन्नान ठीक हो गया होगा। अलमीरा का कॉलेज शुरू हो गया होगा। एबटाबाद धुन में लिपट गया होगा। 2.5 माह में बहुत कुछ हो जाता है। उसे ऐसे क्यों लग रहा था कि अभी कल कल उसे शेरदिल की कॉल आई थी। कल उसने CSS का टेस्ट दिया था। ये सब कल की बातें क्यों लग रही थी? मेरा रिजल्ट, उसका क्या बना? उसने अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी थी। आप पास हो गए हैं। इंटरव्यू 3 हफ्ते बाद है मगर इस कंडीशन में शायद ही वो आपको अलाउ करें। और अमर को लगा उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ चुका था। उसने बहुत मेहनत की थी, फिर क्यों? हर बार वही क्यों? हर बार अमर ही क्यों? अमर, मेरे बच्चे, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ज़िंदगी पड़ी है। एक इम्तिहान ही तो था, दोबारा दे देना। अभी तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दें। अमर, जाएं। वो दहाड़ा। जैन और आगा जान बेबसी से उसे देखते हुए बाहर निकल गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अमर ने सख्ती से लब भींचते बेड से टेक लगाई। कत्थई आंखों में पानी का पतला सा पर्दा अंधेरा। इतने अरसे में उसने बहुत कुछ बदलना चाहा था मगर वो वहीं आकर खड़ा हो गया था जहां से पहला कदम उठाया था। उसे वापस पीछे धकेल दिया गया था। काश काश वो उस रात शेरदिल का मैसेज ना देखता। काश वो सुबह का इंतज़ार कर लेता। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ नहीं की थी। उसने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा था। फिर क्यों? वही क्यों? ये 2.5 माह ऐसे क्यों लग रहे थे जैसे वो उम्र गुजार आया हो, गोया सदियाँ बीत गई हों। उसे अपने गिर्द मौजूद हर शय से, खिड़की पर गिरती ओस से, अपनी टांग से जिस पर वो चल नहीं सकता था, अपने बाजू से जिस पर पलस्तर चढ़ा था, शदीद नफरत महसूस हुई थी। इन 2.5 माह में क्या कुछ हो गया होगा। उस एक रात में उसकी सारी की सारी ज़िंदगी बदल गई थी।
डॉक्टर्स कह रहे थे उसे मुकम्मल सेहतयाब होने में वक्त दरकार था। कितना वो उस पर मुनहसर था। उसकी टांग ठीक हो जाएगी और बाजू भी, बस अगर वो चाहे। और वो इस वक्त सिर्फ खामोशी चाहता था, खामोशी और तन्हाई। शेरदिल आया तो उसके गले लगकर बहुत रोया था। शेरदिल के लिए रोना हमेशा से आसान रहा था। अमर संग बना बैठा रहा था। अदीना आई, दीवाना वार उसे चूमती रोती गई थी। जिसका इंतजार था वो हफ्ता गुजरने के बाद भी नहीं आई थी। मीरा कहाँ है, कैसी है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। आपसे पूछ रहा हूँ, मीरा कहाँ है? आवाज़ तेज हुई। उसकी तबीयत दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बात बेबात गुस्सा करने लगा था। ठीक है, उसके इम्तिहान चल रहे हैं, ख़त्म होंगे तो आ जाएगी। कब ख़त्म होंगे? दिन और तारीख बताई जाए ताकि उस दिन दोबारा पूछ सकें। आगा जान ने दिन और तारीख गढ़ दी। 2 हफ्तों बाद वो फिर से उनसे अलमीरा का पूछ रहा था। उसका मोबाइल भी बंद है, मैसेज भी नहीं देखती। आपने कहा था उसके इम्तिहान कल ख़त्म हो जाएंगे, हो गए, आज क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत, क्या हुआ है उसकी तबीयत को? उनकी बात काट दी गई। आगा जान खामोश हो गए। अदीना सर झुकाए आंसू पीती रही। ऐसे में अमर का तल्ख लहजा, आगा जान की बेबसी जैन से मजीद बर्दाश्त नहीं हुई थी। आप इन्हें बता क्यों नहीं रहे आगा जान कि जिनकी वजह से ये आपसे लड़ रहे हैं वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? अमर ने हैरत से जैन को देखा। क्या बकवास कर रहा था वो? अलमीरा क्यों ऐसे करेगी? उनका मोबाइल बंद है, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है ना? बहुत फिक्र है ना आपको उनकी। मगर हकीकत ये है खान भाई कि उन्हें आपकी ज़रा परवाह नहीं। वो आपको जहन्नुम में भेजकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी आपका ख्याल होता तो उन 2.5 माह में एक बार, सिर्फ एक बार वो आपको देखने आती। देखने ना सही, आपका पूछ ही लेती। हमसे ना सही, आगा जान से ही। क्यों क्यों अलमीरा ऐसा क्यों करेगी? ऐन मुमकिन है उनके पुराने जख्म ताज़ा हो गए होंगे। आज से 5 साल पहले भी वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अमर के साथ से वो जख्म भरने लगे थे। खौफ और नफरत बहुत पीछे छोड़कर वो अब सुकून और मोहब्बत की बातें करने लगी थी। ये सारे लोग अलमीरा की तरफ से किसी शदीद गलतफहमी का शिकार थे। आगा जान, मुझे शेरदिल ने बताया था कि वो एहतशाम से मिली थी। एहतशाम ने उसे डराया होगा। आप उससे पूछें, आप एहतशाम को ढूंढें। एहतशाम इन 5 सालों में कभी यूके से वापस नहीं आया अमर। शेरदिल का तुमसे कोई राब्ता नहीं हुआ था। ये सब क्या कह रहे थे? कोई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा था? किसी को उसका यकीन क्यों नहीं आता था? वो कह रहा था एहतशाम ने अलमीरा को डराया होगा, तो आगा जान जाकर उस एहतशाम की गर्दन क्यों नहीं दबोचते थे? सब उसे क्यों झूठा बना रहे थे? वो क्यों सबको एक दीवाना लग रहा था जो अपनी तरफ से कहानियां गढ़ रहा था? अमर, आराम कर लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अदीना उसके पास आई। वो शिकायती नज़रों से उन्हें देखता रहा। अदीना नजरें चुरा गई। वो भी उसका यकीन नहीं करेंगी। अमर दीवाना था और अलमीरा से भी सब बदगुमान हो गए थे। सब बस यही चाहते थे कि अमर अपनी सेहत पर तवज्जो दे। अमर ने सबका मान रखा। वो जल्द बेहतरी की तरफ जा रहा था। उसे जल्द ठीक होना था। अलमीरा नहीं आ सकती, ना आए, वो उसके पास चला जाएगा। आगा जान एहतशाम को नहीं ढूंढेंगे, ना ढूंढे, अमर खुद ढूंढ लेगा। उसके दिन पहले भी जैसे तैसे गुजर जाते थे, अब भी गुजर रहे थे। मगर ठिठुरती हुई रातें बहुत तवील हो गई थी, बहुत भारी, काटे ना कटती थी। वो बेड पर चिट लेटा घंटों तक छत को तकता रहता था। दिल इतनी जोर से किसी का नाम लेता था कि कानों तक आवाज जाती थी। आंखें बंद करता तो एक मोहम सा चेहरा निगाहों के आगे आ जाता। वो ऐसी क्यों थी? हर बार उसे इतनी तकलीफ में क्यों डाल जाती थी? कोई मसला था उसे बताती, मिलकर हल कर लेते। यूं मुंह तो ना मोड़ती। खैरियत से घर पहुंच गए आप? खाना खा लिया? खाना जाग रहे हैं? खाना, वो जिसे आप अपने हक में लड़ना कह रहे थे, उसे आज अम्मी ने बदतमीजी का नाम दिया है। लेने कब आएंगे? कसम खुदा की, किसी ने मुझे आइंदा आपके नाम का खत दिया तो मैं जान ले लूंगी उसकी। उसे अलमीरा का हर पैगाम हिफ्स हो चुका था। कौन सा दिन नहीं था जब अमर ने उसे कॉल न की हो। हर बार नंबर बंद मिला था। बहुत से मैसेजेस तो कभी डिलीवर ही नहीं हुए थे। जब वो उसके भेजे गए पैगाम पढ़ता तो यकीन बढ़ जाता था कि अलमीरा उसे नहीं छोड़ सकती। वो उसे भूल ही नहीं सकती थी। वो जो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पहले उसे मैसेज करती थी, घर जाते ही उसकी खैरियत पूछती थी, वो कैसे उसे फरामोश कर सकती थी? जैन कह रहा था वो अलमीरा को ख्वाब समझकर भूल जाए। ख्वाब कोई निशान नहीं छोड़ते। यहाँ तो हर जगह अलमीरा ही अलमीरा थी। अमर की मेडिकल रिपोर्ट्स देखने और थोड़ी सिफारिश के बाद उसे इंटरव्यू में बैठने दिया गया था। उसने जैसे तैसे ही मरहला भी पार कर लिया।
अगला मरहला ट्रेनिंग का था, जिसमें चंद माह लग जाने थे। उसने सारी तवज्जो अपनी सेहत को दी तो 1.5 माह बाद वो अपने पैरों पर खड़ा था। जिस दिन उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी, उसी दिन वो अलमीरा के स्कूल गया था। मालूम हुआ वो स्कूल छोड़ चुकी थी। अकेडमी पहुंचा तो वो वहाँ भी कई माह से नहीं गई थी। चारों नाचार वो उसके घर गया था। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुरुस्ती से पूछा गया। अमर को बचपन में देखा था, मगर मुजाहिद खान की जवानी देख रही थी। वो हूबहू मुजाहिद खान जैसा था। उन्हें पहचानने में देर ना लगी। मीरा से बात करनी है, मेरी एक बार उससे बात करवा दें। चच्ची प्लीज़। तुम जैसे हरामजादे का साया तक न पड़ने दूं मैं अपनी बेटी पर। तुम उसके बाप के कातिल हो। तुम वो नहुसत हो जो मेरी बेटी की किस्मत को चिमट गई है। तुम्हारी माँ ने कम मुकाला किया था, जो अब तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो। वो हराम मौत मरी तो तुम्हें भी अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं लेकर गई? 4 गोलियां नींद की तुम्हें भी खिला देती तो हमारी जिंदगी सुकून में रहती। वो बहुत कुछ कहती रही थी। बहुत ज़्यादा बोला था उन्होंने उसे, उसकी माँ को, मुजाहिद खान को बहुत गालियाँ दी थी। अमर चुपचाप उन्हें सुनता रहा, इस आस पर कि शायद अलमीरा आ जाए। वो एक बार उसे दरवाजे पर खड़ा देखेगी तो उसकी बात सुन ही लेगी। वो उससे पूछ ही लेगा। चच्ची ने घर का दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो शिकस्ता कदम उठाता पलट गया था। इतने खुदगर्ज न बनो अमर। मेरी हंसती खेलती बच्ची को अपनी किस्मत की स्याही से दूर रखो। बहुत मुनाफिक थी चच्ची। उसने अलमीरा के जख्मों को न देखा होता तो मेरी हंसती खेलती बच्ची पर पिघल ही जाता। अलमीरा अमर के पास किसी भी और जगह से ज़्यादा महफूज थी। कोई ये बात क्यों नहीं मानता था? वो जो उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता था, वो क्यों कर उसे तकलीफ देगा? कोई ये बात समझता क्यों नहीं था? वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। वो साथ होते थे तो दुनिया मुकम्मल लगती थी। कोई मानने को तैयार क्यों नहीं था? अमर घर जाने के बजाय सारे रात गाड़ी में बैठा रहा था। वो घर में बंद नहीं रह सकती। ये स्कूल छोड़ दिया था तो दूसरी जगह दाखिला ले लिया होगा। वो इसी दरवाजे से निकलेगी, गली के नुक्कड़ पर खड़ी गाड़ी देखेगी तो बात सुनने को तैयार हो ही जाएगी। सारी रात का इंतजार रहेगा नहीं गया। सुबह 7:30 बजे वो घर से निकल रही थी, कॉलेज यूनिफॉर्म में, बाएं कंधे पर बस्ता डाले। अमर तेजी से गाड़ी से निकल आया। मीरा? उसे अपने सामने देखकर वो साकित हुई। आंखों में इंतहा का खौफ उमड़ आया। खाना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने डर कर आगे पीछे देखा। अमर के माथे पर बल पड़े। मीरा, कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? डरी हुई क्यों हो? तुम्हें एहतशाम ने? खाना खुदा का वास्ता है, जाए यहाँ से। वो उसकी बात काटती हुई दबा दबा चीखी। तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जाऊं? कोई मसला है तो बताओ यार, मिलकर हल कर लेंगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज एक बार मेरा यकीन करो, सिर्फ एक बार। आप पर ही यकीन किया था, इस यकीन का अंजाम भी देख लिया। आप जाएं, मेरी जिंदगी आपकी वजह से बहुत मेस्टअप हो गई है। प्लीज आइंदा मेरे रास्ते में बताइएगा। वो जा चुकी। अमर बेबसी से लब भीजता हुआ उसे कॉलेज वैन में बैठते हुए देखता रहा। अलमीरा अमर को बचा रही थी। वो जिस अंजाम की बात कर रही थी वो अमर का हादसा था। वो एहतशाम से डरी हुई थी। अमर उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया, कभी जान ही नहीं पाया कि एहतशाम के अलावा भी बहुत सौ की नजरें उन पर थीं। और जब उसे मालूम हुआ तो उसे लगा किसी ने तेज धार तलवार से उसे ज़रब लगाई थी, अंदर तक काट कर रख दिया था। 2 दिन बाद उसे अलमीरा का पैगाम मौसूल हुआ था। घर वाले शादी पर जा रहे हैं, शाम में घर आ सकते हैं खाना। अमर ने पैगाम को बार बार पढ़ा, नाम देखा। अलमीरा का ही पैगाम था। उसने अगले कुछ घंटे मिनट गिनकर गुजारे थे। गाड़ी से निकलते हुए उसने दोबारा पैगाम देखा। पैगाम अलमीरा का ही था। खाना सिर्फ वही कहती थी, मगर अलमीरा को खाना का विरोध करते हुए कई लोगों ने सुना था। ये बात क्यों नहीं सोची उसने? जब बानो नहीं कोई और मुलाजमा उसे अंदर लेकर जा रही थी, तब उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि अलमीरा, मेरा हानजादे, कुछ भी हो जाए उसे घर नहीं बुलाती थी। वो अमर को गालियों की जद में नहीं देख सकती थी। ये ड्राइंग रूम है ना, मीरा का कमरा? मुलाजमा उसे एक अजनबी कमरे में ले आई। अलमीरा बीबी ने कहा है आपको यहीं बिठाऊं। अमर ने एक तायराना निगाह कमरे में डाली। गुलाबी रंग की बेडशीट, साइड टेबल पर रखी हुई नेल पॉलिश, ड्रेसिंग टेबल पर रखा मेकअप। कमरा किसी भी और लड़की का था, अलमीरा का नहीं था। उसने फौरन से दरवाजे की तरफ निगाह दौड़ाई, जो मुलाजमा बंद करके जा चुकी थी। कबल इसके कि वो कुछ सोचता, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। अमर के लिए एक सर अजनबी लड़की उसके बराबर से गुजरकर अपना दुपट्टा उसके कदमों में गिराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलकर वो हलक के बल चीखी थी, रोते हुए चीख कर अमर का नाम ले रही थी। पहले तो वो उस अचानक अफ्तार पर बौखला गया। दिमाग ने काम किया तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या बकवास है ये? उसने तेवरी चढ़ाकर उस रोती चीखती लड़की को देखा। तुम बेगैरत, बेहया,
बद किरदार आदमी, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? फहद का हाथ उसके गिरेबान में था। अमर ने झटके से अपना गिरेबान छुड़वाकर उसके जबड़े पर मुक्का मारा। बद किरदार मैं नहीं, तुम्हारी बहन है, ड्रामा कर रही है ये, वो चीखा। इसकी हालत देखकर भी तुम्हारे यकीन करें हम, तुम्हारा? अलमीरा की माँ आगे आई। उस लड़की का फटा गिरेबान बिखरा हुलिया, रोती हुई आंखें। ऐसे मामलात में तो वाकई औरतों की इज्जत मायने रखती है। बस जिस पर इल्जाम तराशी हो रही हो वो मर्द है तो उसका पलड़ा खुद ब खुद गिरता चला जाएगा। कोई उसके यकीन क्यों करेगा? वो तो फिर बदकिरदार माँ का बेटा था, उसे तो बदकिरदारी में इजाफा नुक्ता मिला हुआ था। अमर का ख्वाब सच हुआ, लोग उसे पत्थर मार रहे थे, बदकिरदार माँ का बदकिरदार बेटा कह रहे थे। वो जख्मी हो रहा था, तकलीफ बढ़ती जा रही थी, निगाहें किसी मोहसिन की तलाश में थी। उसने सब लोगों के बीच में अलमीरा को देखा, साकित, अपनी जगह जमकर खड़ी हुई अलमीरा यकटक उसे देखती बेयकीनी से, खौफ से। अमर को लगा उसे उसका मोहसिन मिल गया। कोई करे ना करे, अलमीरा ज़रूर अमर पर यकीन करेगी। सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, एक वो साथ खड़ी रहेगी तो दुनिया जाए जहन्नुम में। उसे यही लगा था, ऐसा ही होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अमर? गुस्सा सा पड़ा था अमर के दिल पर। वो हैरत व बेयकीनी से अलमीरा को देख गया। मीरा, तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हारा मैसेज आया था। वो चुपचाप उसे देखती रही। उसकी निगाहें वो कह रही थी, अलमीरा ने कोई मैसेज नहीं किया था। वो क्यों उसे जलील होने के लिए अपने घर बुलाएगी? आज से पहले बुलाया था जो अब बुलाएगी। अलमीरा, तुमने इस बदजात को बुलाया था? फहद उसके सर पर चीखा। वो खफा निगाहों से अमर को देखे गई। जवाब दो मुझे, तुमने इस खबीज को बुलाया था? उसने अलमीरा को बाजू से पकड़कर झटका था। अमर फहद की तरफ बढ़ने लगा था, मगर वो उसके रास्ते में खड़ी थी। जाएं। वो कर्ब भरी निगाहों से उसे देख गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मीरा, मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। किसे खबर थी वो एक दिन अलमीरा को, मीरा खानजादे को अपनी किरदार की गवाही दे रहा होगा। अमर जाएं। उसकी आवाज़ तेज हुई, लहजा सख्त हुआ। वो एक शिकस्ता सी निगाह उस पर डालकर वहाँ से निकल आया। घर से निकलते हुए फहद की, चच्ची और अलमीरा की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी, मगर समझ ना सका कि वो क्या कह रहे थे। अमर को बस अपना हार न समझ में आया था। वो यके बाद दीगरे कई गलतियां कर बैठा था। उसने मैसेज की तस्दीक क्यों नहीं की? आज से पहले कभी अलमीरा के पैगाम की तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अब क्यों? सबसे ज़्यादा अलमीरा समझती थी उसे, फिर आज वो क्यों? किसी हारे हुए जुआरी की मानिंद सड़क के किनारे चलते हुए अमर का दिल किया था वो सब तहस नहस कर दे। सालों कबल भी एक झूठे इल्ज़ाम ने उसका घर उजाड़ा था, बरसों बाद भी एक झूठे इल्ज़ाम ने उसकी कमर तोड़ दी थी। किसी पर बहतान लगाते हुए लोगों की ज़बानें कट क्यों नहीं जाती? उन पर आज़ाब क्यों नहीं टूटता? उनकी शक्लें क्यों नहीं बिगड़ती? उन्हें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्या इतना आसान होता है किसी की इज्जत को रोन डालना? क्या इतना आसान होता है किसी मासूम को जानी कहकर पत्थर मारना? ऐसे लोग मिटते क्यों नहीं? मुजाहिद खान को सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था अदीना, वो अपने लिए लड़ते तो सही। बरसों कबल उसने अदीना की गोद में सर रख कर कहा था। आज उसे अंदाज़ा हुआ था मुजाहिद खान अपने लिए लड़े क्यों नहीं थे। जब वार अपने करें तो गैरों को सफाई देने की हिम्मत ही नहीं रहती। जब अपने गले पर खंजर तान कर खड़े हों तो औरों से क्यों उम्मीदें की जाएं कि वो पत्थर मारना रोक देंगे। अमर भी इसीलिए लौट आया था जिस मोहसिन को उसकी निगाहें ढूंढा करती थीं। आज उसी की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखकर उसने चुपचाप खुद को पत्थर लगने दिए थे। जिसके साथ पर सारी दुनिया से लड़ जाना चाहता था, आज वो भी उन्हीं दुनिया वालों की सफ में खड़ी थी। आपको मुजाहिद खान पर यकीन है अदीना? खुद से भी ज़्यादा अमर, आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई? जाने से पहले एक बार उन्हें मेरे पास आना चाहिए था, बस एक बार। जाने से पहले बस एक बार वो उसे देखना चाहता था। कॉलेज के दरवाजे से निकलते हुए उसने गाड़ी के पास खड़े अमर को देखा, लम्हा भर के लिए रुकी और आगे बढ़ गई। वो उसके पीछे लपका। मुझे दूसरा मुजाहिद खान मत बनाओ मीरा। वो मोम सी लड़की संग हुई। जब पलटी तो अमर को लगा वो अभी रो देगी, अभी यहीं सड़क पर, 4 नहीं 400 लोगों के सामने। आप दूसरा मुजाहिद खान नहीं बनेंगे अमर, मुजाहिद चचा ने कोई गुनाह नहीं किया था। बदगुमानी की इंतहा थी, बेयकीनी अरूज पर थी। उन पर भी इल्ज़ाम लगा था, मेरे लिए भी वो लोग बकवास कर रहे हैं, तुम जानती हो मुझे। वो उसे जानती थी, मगर इस वक्त जो अलमीरा उसके सामने खड़ी थी, अमर उसे नहीं जानता था। लोग कह रहे हैं आप बदजात हैं, बदकिरदार हैं,
آپ کی ماں حرام موت مری ہے، آپ میرے باپ کے قاتل ہیں۔ وہ لوگوں کی زبان بول رہی تھی، بالکل انہی کی۔ اس دن بھی اس نے امر کو پتھر مارے تھے، حرامزادہ کہا تھا۔ امر کبھی اس سے پوچھ نہیں پایا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا، آج جاننا چاہتا تھا۔ اور تم؟ آپ گنہگار نہیں ہیں امر، آپ خود ایک گناہ ہیں۔ آپ کا وجود سر سے لے کے پاؤں تک سارے کے سارے آپ۔ اس رات شکاری کتوں نے المیرا کو نوچا تھا، آج وہ اسے نوچ رہی تھی۔ امر گھائل نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ المیرا نے لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیا تھا، وہ جھوٹوں پر ایمان لے آئی تھی، وہ انہی کی صف میں کھڑی ہو کر انہی جیسی ہو گئی تھی۔ بہت دیر کر دی اپنا یہ رنگ دکھانے میں میرا بہت نقصان ہو گیا ہے، اس نے تلخی سے کہہ کر سر جھٹکا۔ سنہری دھوپ میں کتھئی آنکھوں میں تیرتا پانی واضح ہوا۔ آئندہ میرے راستے میں آ کر مزید نقصان مت کیجیے گا اپنا۔ ان 2.5 ماہ میں اتنا برا بن گیا ہوں میں تمہارے لیے، صفائی کا موقع تو ڈیزرو کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مر گئی آپ کی میرا۔ نمکین پانی کے کئی قطرے ان بھرے بھرے گالوں پر گرے جو امر کو بہت پسند تھے۔ اس نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بے دردی سے گال رگڑتی ہوئی پلٹ چکی تھی۔ المیرا کا اٹھتا ہر قدم ان کے درمیان فاصلے بڑھا رہا تھا، ایک قدم صدیوں کا فاصلہ۔ امر کو تکلیف ہو رہی تھی، دل میں بہت زیادہ، آنکھیں جل رہی تھیں، منظر دھندلا ہو رہا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ اگر انہیں جانے ہی دینا تھا تو ملنا کیوں؟ تاکہ جان سکتی کہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے اور انتظار کتنا لمبا ہوگا۔ فاصلہ صدیوں کا تھا اور انتظار شاید عمر بھر کا۔ سزا تھوڑی کم ہوتی تو وہ پلٹ کر ضرور دیکھتی۔ امر کی کہانی میں امر کا حصہ بہت تھوڑا تھا، زیادہ سارا تو المیرا کا تھا۔ وہ امر کا چاند تھی، اس کے جاتے ہی زندگی دوبارہ اندھیر ہو گئی۔ امر وہیں آ گیا، اسی نہج پر، اپنے بند کمرے میں بیڈ سے لگ کر یک ٹھنڈے فرش پر بیٹھا امر، کانوں پر ہاتھ رکھے گالیوں کو روکتا، خود کو پتھروں سے بچاتا امر۔ اگر کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ اور بہت دور چلی جاؤ تو میں تمہیں کیسے مناؤں؟ انتظار کیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ کیوں؟ آپ سے ناراض نہیں رہ پاؤں گی کھانا۔ اس بار ایسا کیا ہوا تھا کہ 5 سال بیت گئے تھے اور وہ نہیں لوٹی تھی؟ وہ اس کے بغیر کیسے رہ رہی تھی؟ امر کو ہمیشہ تجسس رہا، پھر جب 5 سال بعد المیرا کی حالت دیکھی تو خود کو ملامت کی تھی، کاش اس دن اسے جانے نہ دیتا، زبردستی ہی صحیح امر اسے روک لیتا تو آج المیرا اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی کلائی نہ کاٹ چکی ہوتی۔ فرض کرو تم نہ آؤ، پھر فاتح پڑھ لیجئے گا میرا۔ ہاں، کیونکہ زندگی میں تو یہ ناممکن لگتا ہے، المیرا سلطان امر خانزادہ سے اتنا خفا ہو کہ پلٹ کر دیکھے بھی نہ۔ ایسا کیا کریں گے آپ کو تو اپنا خون بھی معاف کر دوں گی میں۔ اسے اپنا خون معاف کرنے والی اپنے ہاتھوں سے اپنا خون کر چکی تھی۔ امر پورے قد کے ساتھ گرا تھا، مٹی ہوا تھا۔ امر کا ٹریننگ لیٹر آ چکا تھا، ٹریننگ کے نکلنے سے پہلے ہی اس نے کسی سے ملنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سب سے شدید خفا تھا، لیکن کب تک؟ مہینوں بعد جب ایبٹ آباد کا ASP بن کر آیا تو آغا جان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دل سنبھل گیا تھا، چہرہ پرسکون، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ آگے بوڑھے دادا کا خیال؟ وہ اسے پولیس کی وردی میں دیکھ کر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، دیوانہ وار اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ تم بالکل مزاحد خان کا عکس ہو امر، ہو بہو اس جیسے۔ ان کے آنسو پوچھتے ہوئے امر ہنس پڑا۔ مطلب ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ فخر سے گردن تانی۔ بہت۔ آواز ادینہ کی تھی، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امر اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا، اچھے بیٹے کی طرح ان کے شانوں پر بازو پھیلا کر انہیں خود سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے روتی تھی۔ بہت یاد کیا تمہیں امر۔ روئے تو نہ ادینہ، محاذ پر تو نہیں گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے رخساروں پر گرتے ہوئے آنسو اپنی انگلیوں کے پرووں پر چنے تھے۔ مل کر بھی نہیں گئے تھے، اتنی بھی کیا ناراضگی؟ نادان تھا، معاف کر دے۔ تم آتے ہو تو نملی میرا میں زندگی لوٹ آتی ہے، اب یہیں رہنا کچھ دن، آغا جان نے کہا۔ سرکار کا نیا ملازم لگا ہوں، کیوں ملازمت خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کے بے چارگی سے کہنے پر جہاں آغا جان ہنسے وہیں ادینہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا کان کھینچا تھا۔ اتنی زبان کیوں چل رہی ہے؟ حالانکہ پولیس والا ہوں، ہاتھ چلنے چاہیے۔ امر! کان پر زور دیا گیا۔ نہیں کہتا کچھ، کھانا تو کھلائیں، بھوک لگی ہے۔ ادینہ نے اس کے کان سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، اسے فریش ہونے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ امر آغا جان کی طرف متوجہ ہوا، جو ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر ڈھونڈتے تھے جو وہ انہیں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تبھی ان سے پوچھا تھا، شیر دل کہاں ہے؟
गाँव गया था, आने वाला होगा शायद, या आ गया होगा। मैं देखता हूँ। वो हवेली के अंदरूनी हिस्से से निकला तो सामने ही खावर खड़ा था। खावर, शेरदिल कहाँ है? उसने अभी पूछा ही था कि दूर घोड़े की टापों की थरथराहट सुनाई दी। अमर ने गर्दन घुमाई तो दाएं तरफ फैले हुए बाग से एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ उसकी जानिब चला आता था। उसे लगा तेज रफ्तार घोड़ा शायद उसे रोनता हुआ आगे निकल जाएगा। खावर जल्दी से एक तरफ हुआ, मगर उसे तो एक तरफ होने का मौका भी नहीं मिला था। बिल्कुल उसके मुंह पर रोककर घोड़े की लगाम खींची गई थी। अमर ने घोड़े को थपकते शेरदिल को देखकर दांत पीसे। बहुत वाहियात हरकत थी। एएसपी अमर खान ज्यादा डर गए थे। तुम जैसे मेरे एक हुक्म की मार हैं और आप मेरे घोड़े की एक लात की मार। घोड़े ने अगली टांगे उठाकर अमर के सीने पर दे मारी। वो पीछे को गिरा। शेरदिल ने घोड़े को थपकी दी। अमर ने खूंखार नजरों से दो बदतमीज जानवरों को देखा। खत्म हो गई आपकी नाराजगी? शेरदिल घोड़े से उतरा। मैं बीमार था। वो उठकर अपने खाकी पैंट झाड़ रहा था। आप बचपन से बीमार हैं, दिमाग से? अमर के कंधे पर से गैर मौजूद मिट्टी झाड़ी गई। अमर ने दांत कचकचाकर उसे देखा, फिर उसे पीछे को धकेलता अंदर की तरफ बढ़ गया। शेरदिल मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे हो लिया। अमर रात को नमली मीरा से निकल आया था। नमली मीरा की वीरान पहाड़ियां, उदासी से बहते चश्मे, बेजान पत्थर और साकेत पुल, अंधेर रात में रोशन गाड़ी की हेडलाइट्स और ड्राइविंग करते हुए अमर की जलती आंखें, माजी की बहुत सी यादें, बहुत से मनाजिर एक साथ हमलावर हुए थे। उसने कितनी कोशिश की थी वो आगा जान से उसका पूछे वो कैसी थी, बस उसका जवाब चाहिए था। उसने पूछा, न किसी ने बताया। कोई उससे अलमीरा की बात ही नहीं करता था। रात को वो 2 बजे एबटाबाद पहुंचा था। घर आया तो शहरयार और उनके अहले खाना सो चुके थे। जैन उसके इंतजार में लॉन्च में सोफे पर बैठा नींद में ओंग रहा था। जीनों की तरफ जाते अमर ने रुककर उसे देखा, फिर लॉन्च में आया, पास पड़ा हुआ कुशन उठाकर उसे दे मारा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। खान भाई? वो बेहद गर्मजोशी से अमर से बगल गिर हुआ था। कैसे हो? उसकी पुष्ट थपकते हुए पूछा। ठीक, आप कैसे हैं? सफर कैसा गुजरा? नमली मेरा में सब कैसे हैं? अमर गहरी सांस लेता सोफे पर गिरा। नींद कुर्बान कर सकते हो तो बैठ जाओ। आप पर तो जान भी कुर्बान। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। अमर ने उसके सवालों के मुख्तसर जवाब देकर उससे यहाँ की हालत पूछे थे। जैन ने हन्नान को अपने साथ कैफे में लगा लिया था। खुद पार्ट टाइम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। कुछ तजर्बा हासिल करके वो अपना रेस्टोरेंट खोलने का इरादा रखता था। हाशिर बुरे लोगों की सोबत में पड़ गया था। जरताज ज्यादातर समाजी कामों में मसरूफ रहती थी और शहरियार अदालत से घर, घर से अदालत। जमान अख्तर और लीली उसकी गैर मौजूदगी में कई बार आए थे और हर बार शहरियार जहर के घूंट भरते रह गए, क्योंकि उनकी बातें अमर से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थीं। 3 बजे तक वो जैन को सुनता रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होकर बेड पर गिरा तो 3:30 हो रहे थे। नींद की गोली फांकी और आंखें मूंद ली। सुबह उसे थाना संभालना था। एबटाबाद के एएसपी अमर खानजादा ने अपना ओहदा संभालने से पहले ही जमान अख्तर के तवस्त से बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। वो नमली मीरा का अगला सरदार था। पुष्ट पर जमान अख्तर का हाथ ना भी होता तब भी लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। वो पुलिस में अपने बाप जितनी या उससे ज्यादा ताकत हासिल करने आया था। पैसा बहुत था, उसका मकसद बस ताल्लुकात बनाना था। वो लोगों पर अपना वक्त खर्च करता था। ईमानदारी को कभी अपने पाँव की बेड़ी नहीं बनने दिया। अमर ने जो काम सीधे तरीके से 2.5 साल में मुमकिन होता, अमर वो टेढ़े तरीके से 1 साल में करवा लिया करता था। उसकी सिफारिश बड़ी अच्छी होती थी। जहाँ कॉल करे या जहाँ से कॉल करवाए, मुमकिन ही नहीं था कि ना सुननी पड़े। उसे जल्द तरक्की चाहिए थी। अपने बाप के मुकाबले पर आना था अमर को। उन्हीं दिनों उसने अपने साथ हुए हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी। उस दिन शेरदिल का मोबाइल चोरी हो गया था। अमर को जो पैगाम मौसूल हुआ था वो शेरदिल ने नहीं भेजा था। मोबाइल चोर न मिला तो अमर ने एहतशाम को ढूंढा। वो एबटाबाद में ही अपने आबाई घर में छुपा हुआ पाया गया। बिला ताखिर अमर ने उसे जा लिया था। मीरा से मिले थे तुम? बगैर लगी लिपटी पूछा। कौन मीरा? उसकी वर्दी पर चमकते सितारों से कुछ डरा डरा सा एहतशाम। मेरी कज़न अलमीरा सुल्तान। तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ था। वो मुझे नजर आई तो सलाम दुआ कर ली, बस। उसने मासूमियत से कंधे उचकाए। अमर दांत पर दांत जमाए उसे घूरता रहा था। उसने मुलाकात की जगह पूछी, चंद मजीद सवालात किए, फिर उठ गया। उस जगह के सीसीटीवी कैमरास देखे, कुछ भी तवज्जो तलब नजर नहीं आया था। यहाँ तक कि एक दिन अमर तफ्तीश करते करते उस ट्रक ड्राइवर तक पहुँच गया था। ट्रक ड्राइवर थाने के हफ्ज़दा कमरे में मेज के पार बैठा था और अमर वहाँ पैंट की जेबों में हाथ डाले मेज से टेक लगाकर जरा तिरछा हुआ खड़ा था।
उसने तमीज से सवालों के जवाब नहीं दिए तो अमर ने हाथ इस्तेमाल करके उससे बात उगलवा ली, मुंह में आधे खून को फर्श पर थूकते हुए। जो नाम उसने लिया था वो अमर को सुन कर गया था। शहरियार खान। अमर खान का बाप शहरियार खान। इंसान होने के नाते जो इज्जत उसका हक थी वो छीनकर उसे बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना काफी नहीं था कि उसके बाप ने उसे मरवाने की कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से वो 2.5 माह कोमा में रहा था और उन 2.5 माह में अमर की जिंदगी तलपट हो गई थी। वो हक तक उस शख्स का चेहरा देखे गया। बेयकीनी से, कर्ब से, तकलीफ धीरे धीरे सारे जिस्म में फैल गई। दर्द हर रग में उतरता गया। उस हादसे में अमर को जो चोटें आई थी उनके निशानात आज तक उसकी पुष्ट पर बाकी थे। मुजस्सिम बनकर खड़े अमर ने उस दिन के बाद से शहरियार को बाबा नहीं कहा था। वो शख्स बाप कहलाए जाने के काबिल नहीं था। वो घटिया आदमी उस मुकद्दस रिश्ते के नाम से पुकारे जाने के लायक नहीं था। अमर ने उन दिनों कई गलतियां की थी। उसने अपने पत्ते शहरियार को दिखा दिए थे, जबकि उनके अलावा उसके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं था। अमर की पहली संगीन गलती। अमर की दूसरी गलती, उसने शेर दिल के बाद आगा जान से या हवेली के किसी फर्द से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। अमर की तीसरी गलती, ये जानते हुए भी कि अलमीरा उसे घर नहीं बुलाती, वो उसके घर चला गया था। मुंह के बल गिरने के बाद अमर उठा तो बहुत कुछ सीख गया था। वो अब इतनी एहतियात से काम लेता था कि शहरियार किलस कर रह जाते। वो बिना आहट के चलता, फूक फूक कर कदम उठाता और दुश्मन उसके कदमों की खाक भी ना पाते। कुछ अरसे में ही अमर इस कदर बदल गया था कि नमली मीरा आया तो अदीना कितनी देर खाली खाली नजरों से उसे देखे गई। अमर पहचाना न जाता था। अमर तो थोड़ा जज्बाती, गुस्सा करने वाला, जल्दबाजी में काम बिगाड़ने वाला था। ये अमर तो बहुत ठहरा हुआ, बेहद पुरसकून था। पुराना अमर जल्दी पढ़ लिया जाता था। सामने बैठा अमर परत दर परत सुलझाने के बाद भी समझ में न आता था। वो निखर भी गया था। बहुत बदल गए हो अमर। अदीना बेड के किनारे पर टिक कर बैठी थी और अमर सिंगल सोफे पर, सफेद कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में खेड़ी पहने हुए लंबा ऊंचे अमर। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से मुझे तराशा है। लहजा धीमा मगर कत्थई आंखों में बेहद तलखी थी। तुम्हें देखती हूँ तो यकीन आता है कि हालात इंसान को निखार देते हैं। अदीना मुस्कुराई। दुआ करें हालात मुझे पत्थर का ना कर दे अदीना। मुझे पत्थर होने से खौफ आता है। अमर को अपने बाप जैसा बनने से खौफ आता था। तुम्हारे बाप का रवैया कैसा है अब तुम्हारे साथ? हद तक आमेज, नाम तो लेते ही नहीं है। इतनी गिरी हुई गालियां उनके मुंह से निकलती हैं कि खुद से नफरत हो। वो शख्स कुछ भी है, मेरा बाप नहीं है अदीना। बाप ऐसे नहीं होते। उनका घर छोड़ क्यों नहीं देते? सरकारी घर शिफ्ट हो जाओ, वरना कोई और घर देख लो अपने लिए। मुझे लगता है मैंने अपनी माँ की बेगुनाही साबित किए बिना वो घर छोड़ा तो लोग नोच खाएंगे। बचपन से शहरियार साहब यूं मेरी जिंदगी पर मुसल्लत रहे हैं कि बाइख्तियार होते हुए भी खुद को उनके दबाव में महसूस करता हूँ। मैं ट्रैप हो चुका हूँ अदीना, और अंधेरा इतना है कि रिहाई का दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा। अदीना से कुछ बोला ही ना गया। वो बस तरहम भरी निगाहों से अमर को तकती थी, जो सोफे से टेक लगाए हुए बैठा गोद में रखी हुई कदीम किताब के पन्नों का भरभरापन अपनी निगाहों पर महसूस करता था। खामोशी का तवील दौरानिया उसने ही खत्म किया। मीरा के जिस्म पर नील देखता था तो सोचता था, कोई माँ इस कदर बेरहम कैसे हो सकती है। अपनी पुष्ट पर चोटों के निशान देखता हूँ तो माँ बाप की सफाकी पर यकीन आ जाता है। वो रुका, लब भीजते हुए कागज पर उंगली से नक्शो निगार बनाता रहा। अब के बोला तो आवाज में बेहद तकलीफ बना थी। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं अदीना। महरूम है वो जो अपने बच्चों के लिए भी दिल नरम न कर पाए। उनके दिल अंधेर रात से ज्यादा तारीख होते हैं। ऐसों को खुदा की पकड़ से डरना चाहिए। खामोशी, छोटा सा वक्फा। औलाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के प्यार के लिए वैसे ही लपकती है जैसे शेरख्वार बच्चे। 30-32 साल का मर्द भी बाप की तरफ से एक थपकी का मुंतजर होता है, और हिना लगे हाथों वाली दुल्हन माँ की आगोश में सिमटना चाहती है। बहुत खुशकिस्मत है अदीना वो जिन्हें ये नेमत मौसर है। अदीना की नम आंखों का मरकज अमर के अकब में खिड़की ठहरी, जिसके पार खिजा अरूज पर थी। पत्ते जर्द होकर दरख्त से झड़ते जाते थे। माँ बाप की मोहब्बत औलाद के लिए खुराक की मानिंद होती है, और हमारी जिंदगियाँ कहत में कटी हैं। अदीना ने तड़प कर उसे देखा, जो किताब मेज पर रखकर उठ गया था। कमरे का दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने की आवाज़ आई। अदीना मुजस्सिम बने नमनाक आंखों से खाली निशित को देखे गई, जहाँ अभी अमर बैठा था। हवा के जोर से दरख्त से कई पत्ते गिरे तो अदीना के रुखसार भी भीगते चले गए।
अमर को फुर्सत मिली तो उसने मुजाहिद खान की तलाश शुरू कर दी। अलमीरा ने बताया था कि वो अक्सर उनके घर आते जाते थे। आगा जान के कमरे से उसे अलमीरा के कुछ कागजात मिले थे। कागजात पर सुल्तान चचा के घर का एड्रेस भी मिल गया। एएसपी के ओहदे पर फाइज होने के ठीक 1.5 साल बाद अमर कनाडा जा रहा था। जिस रात उसकी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले वो नमली मेरा आया था। सबको यही बताया कि सरकार के काम से जा रहा है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि आगा जान का फ़ोन बज उठा। बेइख्तियार अमर की निगाहें उनके मोबाइल के स्क्रीन पर टिकी। अलमीरा सुल्तान गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। आगा जान ने चोर निगाहों से उसे देखा, फिर मोबाइल पकड़कर उठने लगे थे कि उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। वो लब दांतों में दबाते हुए वापस बैठ गए। कॉल उठा ली। अमर वापस खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। अदीना और शेरदिल चुपचाप सारा मंजर देखते रहे। कैसी हो बेटे, रिजल्ट आ गया तुम्हारा? कौन से रिजल्ट की बात हो रही थी? अरे माशाल्लाह, मुबारक हो, मेरी अलमीरा है ही इतनी लायक फायक। कोई खुशी की खबर सुनाई थी आगा जान की लायक फायक पोती ने कि उनका चेहरा खिल उठा था। सलाद दीजिएगा अदीना। उसके कहने पर अदीना ने सलाद उसे पकड़ाया। बज़ाहिर खाने में मशगूल वो कान खड़े करके उन दादा पोती की बातें सुन रहा था। आगा जान उसकी मौजूदगी फरामोश किए अपनी पोती के साथ अहवाल में मसरूफ थे। बात एबटाबाद के मौसम से होती। नमली मीरा की ज़मीनों तक जा रही थी। और कुछ लाऊं? अदीना ने उसे खाने से हाथ रोकते हुए देखकर पूछा। नहीं, बस थोड़ी देर में चाय भेज दे कमरे में। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बेटे देख लो, कॉम सेट्स हैं, AUST भी अच्छी है, जहाँ तुम्हारा दिल लगे। अमर के उठते कदम रुक गए। वो यूनिवर्सिटी जा रही थी? अलमीरा इतनी बड़ी हो गई थी? इसको अब देखो ना किसका है आजकल। अच्छा फिर जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। मैं तो कोई माकूल मशवरा नहीं दे सकता। माकूल मशवरा देने वाला उल्टे कदम लौट आया था। इससे कहे इस्लामाबाद चली जाए, इसकी स्केचिंग अच्छी है, कोई और शौक नहीं है तो आर्किटेक्ट बन जाए। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ बआसानी सुनी गई होगी। मशवरा देकर वह अपने कमरे में आ गया। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए जाने क्यों लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। मेरा खाना में यूनिवर्सिटी जा रही थी। कल तक उसके हाथ से खाना खाने की जिद करने वाली मीरा, जिसे वो गोद में उठाए टहलते हुए सुलाता था, जो दूर से आते ही उसके मुंह पर बेग दे मारती थी। रोज नई चोट खाने वाली मीरा, अकेडमी में हमेशा उसके मज़ामीन में फेल होने वाली दादा की ज़हीन और लायक फायक पोती। आ जाऊं? दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो फौरन मुस्कुराहट समेटकर कुर्सी से खड़ा हो गया। अदीना उसे आप ही आप मुस्कुराता देख चुकी थी। तभी चाय की ट्रे पकड़े अंदर आते हुए आंखों में शरारत चमकी थी। वो सोफे पर बैठी तो अमर ने वापस निशित संभाल ली। अदीना ने चाय कप में डालकर कप फ्रिज पर रखकर ब्रश उसे पकड़ाई। किसे सोचकर मुस्कुराया जा रहा था? वैसे ही बस। कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए लबों पर फिर से मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे भी छुपाओगे? नहीं अदीना, बस आगा जान की लायक फायक पोती याद आ गई थी। किसी ने बताया ही नहीं वो इतनी बड़ी हो गई है। अमर के मुस्कुराने की वजह बस अलमीरा ही हो सकती थी। हाँ, बड़ी भी हो गई है और प्यारी भी। चाय का कप लबों से लगाकर अमर ने गहरी होती मुस्कुराहट छुपा ली। प्यारी तो वो पहले ही भी बहुत थी। मेरी मौजूदगी में हवेली की लैंडलाइन पर कॉल आ जाए तो उससे बात हो जाती है। तुम जैसी है कम को मुख्तसर जवाब देगी। जवाब नहीं देना होगा तो हंसकर डाल देगी। फर्स्ट ईयर के बोर्ड के इम्तिहानात में क्लास में टॉप किया था उसने। बहुत खुश थी। अमर यही चाहता था कि मीरा खुश रहे। उससे दूर होकर अगर वो खुश थी तो अमर को ये दूरी भी कबूल थी। अदीना उससे इधर उधर की बातें करने लगी थी और उसका दिल उचाट हो गया था। वो अलमीरा की बातें करती रहे ना, अमर उसके बारे में ही सुनना चाहता था। अदीना सोने चली गई। अमर रॉकिंग चेयर पर झूलता रहा। अगले दिन अमर की फ्लाइट थी। 17 घंटों के सफ़र के बाद उसने ओटावा में कदम रखा तो रात का 1 बज रहा था। वो होटल आकर नींद की गोली खाकर सो गया था। सुबह 11 बजे उठा। चाय मिलना मुश्किल थी। मजबूरन कॉफ़ी पी और बाहर निकल आया। सुल्तान चचा के घर के पते पर गया तो वहाँ सारे मोहल्ले में कोई उन्हें नहीं जानता था। घर में अब मकामी लोग रहते थे। वहाँ से वो एक दोस्त के पास चला गया जो इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता था। कोई ऐसा शख्स जिससे सुल्तान चचा राब्ते में रहे हों या सिर्फ ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ काम करते थे। बहुत है, आगे मैं देख लूँगा, तुम बस ये काम कर दो, मुझे थोड़ा वक्त दो। अमर ने इस वक्त में सैर तफरी का इरादा कर लिया। उसके सुपरवाइज़र ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से PhD की थी। 2 दिनों बाद वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा हुआ था। अमर को लगा था मुजाहिद खान को ढूंढना मुश्किल होगा। उसका ख्याल था कि शायद कई दिन लगेंगे या कई हफ्ते, मगर सिर्फ 4 दिन बाद मुजाहिद खान उसके सामने थे। तुलबा के झमघट में वकार से चलते मुजाहिद खान
दराज कद, सियाह पैंट कोट में मलबूस, पुरकशिश आंखें, गर्मजोश मुस्कुराहट और बात करते हुए लहजे की नरमी। बरसों बाद भी वो वैसे ही थे, जवान और पुरकशिश। उनके कंधे तक आते सियाह बाल। अमर बचपन में उन बालों पर फिदा हुआ करता था। उनकी आंखें, उनमें कितनी नरमी थी, लहजे में कितनी शाइस्तगी थी। अमर शताबी से उनकी तरफ बढ़ा। मुजाहिद खान। अपने किसी शागिर्द से बात करते मुजाहिद खान इस मानूस आवाज पर ठिठके। यूं लगा जैसे अपनी ही आवाज सुनी हो, खुद को ही पुकारा हो। आंखों में बेपनाह हैरत लिए वो पलटे और मुजस्सिम हो गए। अमर तेजी से आगे आया और सीधा उनके गले से लगा था। मुजाहिद खान। अमर। वो बेयकीनी से बड़बड़ाए। भरे मजमे में उम्र के फर्क को बालाए ताक रखकर उन्हें धड़ल्ले से मुजाहिद खान कहकर पुकारने की जुर्रात बस वही कर सकता था। बस अमर में ही इतनी हिम्मत थी। अमर, बेटे तुम? उनकी आंखें लम्हों में पानी से भर गईं। मैंने देर कर दी? उसके पूछने पर वो सरनफी में हिला गए। तुम आ गए बहुत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें देख लिया, काफी है। मेरा बेटा, मेरा अमर। उन्होंने धीरे से उसका माथा चूमा था। अमर को अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ। मुजाहिद खान के गले से लगते ही उसे लगा वो अपने बाप से लिपटा था। वो माथा चूम रहे थे तो उसे बाप की मोहब्बत महसूस हुई थी। वो उसे मेरा बेटा कह रहे थे और अमर इस एक लफ्ज़ पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हुआ। वो दोनों कैफेटेरिया में आमने सामने बैठे थे। मुजाहिद खान ने उसे बताया कि उन्हें 10 साल हो गए थे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स में बतौर लेक्चरर काम करते हुए। वो जब यहाँ आए थे तो अहद क्या था, सुल्तान लाला से नहीं मिलेंगे। मगर एक दिन सुल्तान लाला खुद सामने आ खड़े हुए। बहुत मजबूत से मुजाहिद खान भाई के गले लगकर बहुत रोए थे। उनके साथ छोटी सी अलमीरा भी थी, उनके जख्मों पर मरहम रखने वाली। उनकी मुस्कुराहट का सबब। उसके पाकिस्तान आने के बाद आपने कभी उससे रब्ता किया? उसके सवाल पर मुजाहिद खान ने नजरें चुराई। वो अगर मेरा जिक्र करती तो वापस आना नागुज़ीर हो जाता अमर। आपके भाई सुल्तान की बेटी है वो, बाप के बाद आपकी ज़रूरत थी उसे। अलमीरा को मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुमसे पहले वो मुझ तक पहुंची अमर। वो हैरत व बेयकीनी से मुजाहिद खान को देखे गया। ये कैसे इंकशाफ था? कैसे, कब वो यहाँ आई थी? हाँ, यहीं इसी कैफेटेरिया में मेरे सामने बैठकर बहुत रोई थी वो। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में थी। अमर हक तक उन्हें देखे गया। अचानक से घुटन होने लगी थी। उसने शर्ट की ऊपरी 2 बटन खोले। वो बहुत अच्छे हैं चचा, उन्हें देखकर दिल करता है उनका एहतराम किया जाए। वो हुक्म दे और मैं सारी की सारी झुक जाऊं। वो बिल्कुल आप जैसे हैं, बावकार, इज्जत देने वाले, ख्याल रखने वाले। सुर्ख आंखों से उन्हें देखता अमर लब भीज गया। उसने ज्यादती की है खान, मेरे साथ भी अपने साथ भी। जानकर ज्यादती करने वाले इतनी तकलीफ में नहीं होते अमर। उनकी आंखें इतना नहीं रोती, उनकी हर बात में किसी और का जिक्र नहीं होता। वो चुप कर गया। मुजाहिद खान उसे अपने अपार्टमेंट में ले आए थे। सुरमई थीम का प्यारा और छोटा सा अपार्टमेंट, जहाँ वो अपनी सुरमई बिल्ली के साथ रहते थे। वो बिल्ली को देखकर हैरान हुआ। मुजाहिद खान को बिल्लियाँ कब से पसंद आई? जब से अकेला हुआ हूँ, बेइख्तियार उनके मुंह से निकला। आपने अदीना का नहीं पूछा? वो सोफे पर बैठा था। मुजाहिद खान उसकी तरफ पुश्त किए किचन में खड़े कॉफ़ी बना रहे थे। मेरे पूछने या ना पूछने से क्या फ़र्क पड़ता है? मीरा ने बता तो दिया होगा कि मोहब्बत की जो बेड़ियां आप उनके पैरों में डालकर गए थे, उन्हें आज तक उनसे आज़ादी नहीं मिली। मुजाहिद खान के चेहरे पर बहुत से रंग आए थे, तकलीफ, दुख, शर्मसारी के रंग। तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? वो खुद को मेरा पाबंद ना करे, ऐसी जिंदगी नहीं कटती। अमर तल्खी से उन्हें देखता सर झटक गया। आप और आपकी भतीजी के लिए इजहार मोहब्बत भी बहुत आसान है, और बीच राह में छोड़कर चले जाना भी। खुद रोग लगाए बैठे हैं और हमसे तवक्को कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मुजाहिद खान ने मुड़कर घायल निगाहों से उसे देखा। वो खाला भांजा एक ही अजियत से गुजर रहे थे। अदीना आज भी आपकी मुंतजिर है, लौट आए खान। मैं मोहब्बत में खुद गर्ज नहीं बन सकता। उसे फूलों की सेज मिलनी चाहिए, कांटों भरे रास्ते नहीं। जो आपको खोकर मिले उन्हें वो फूल मंजूर नहीं। बात किसी और औरत की होती तो मैं वापसी का सोचता। बात अदीना की बहन, तुम्हारी माँ की है। अदीना जब मेरा चेहरा देखेगी, उसे अपनी बहन की तकलीफ, उस पर लगा बहुतान याद आएगा। मैं हूँ वो शख्स जिसे अदीना की बहन के साथ जिना के जुर्म में संसार किया गया था। मुझे कुछ नहीं भूलता और हमेशा की तकलीफ में अदीना भी रहेगी। मैं उसके लिए खैर का ख्वाह हूँ।
उससे कहो कोशिश करे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तकलीफ होगी मुझे अंदाज़ा है, मगर उस तकलीफ से बहुत कम जो रोज़ मेरा चेहरा देखकर होगी। वो चले गए। अमर वहीं बैठा उन्हें कमरे में जाता देखता रहा। वो कभी अदीना को ये नहीं कहेगा। जानता था ये अल्फाज कितनी तकलीफ देते हैं। वो उन्हें ये मशवरा देने के बजाय मुजाहिद खान को वापस ले जाएगा। अमर एक हफ्ता कनाडा रहा। एक दिन मुजाहिद खान उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी ले गए। वो हर दिल अजीज उस्ताद थे। वो बोलते तो सब चुप साधे उन्हें सुनते थे। मुस्कुराते तो हर चेहरा खिल उठता। हंसते तो जिंदगी जिंदगी लगती थी। वकार इतना कि आवाज़ ऊंची करने का दिल न करे। इतना एहतराम, इस कदर नरमी से बात करते कि दिल उनकी हर बात को हुक्म का दर्जा देने की चाह करता। अपने तलबा से अमर का तारुफ करवाते हुए उन्होंने कहा था, ये अमर खान है, मेरे भतीजे। आपकी बेटी भी आई थी ना सर? किसी ने पूछा। अमर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अलमीरा बेटी हो सकती थी तो अमर भतीजा ही क्यों? मुझे अपना बेटा बना ले खान, मैं शहरियार साहब के साथ नहीं रहना चाहता। सोफे पर बैठे मुजाहिद खान ने कर्ब से अपने करीब फ्लोर कुशन पर बैठे हुए अमर को देखा। खुद पर और तुम्हारी माँ पर लगे बहतान को सच कह दूं अमर, मैं हर इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दूंगा। मेरा वादा है, मुझे बस आपका बेटा बनना है। जिद मत करो अमर, तुम कुछ नहीं कर सकते। बाप के होते हुए यतीमों की जिंदगी गुजार कर लोगों की गालियों का निशाना न बनो। आपको लगता है अब मुझे कोई गाली नहीं देता? जिस शख्स को आप मेरा बाप कह रहे हैं वही मेरे मुंह पर थूकता है। मेरे बेटे बनोगे तो सारी दुनिया थूकेगी। मुजाहिद खान मजीद कुछ कहे बिना ही उठ गए थे। अमर ने गीली सांस अंदर उतारते हुए सर घुटनों पर टिका दिया। दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए। जमीन सेहरा हो या आसमान फटे, हकीकत यही रहेगी कि वो शहरियार खान का बेटा मुजाहिद खान का भतीजा था। उसकी माँ बदकिरदार थी, हराम मौत मरी थी। अमर के बहुत इसरार के बावजूद मुजाहिद खान उसके साथ नहीं आए थे। दिल पर बहुत बड़ा बोझ लिए वो नाकाम लौटा था। आते ही उसका वास्ता एहतशाम से पड़ा। वो एक बार फिर सलाम दुआ की गर्द से अलमीरा के गिर्द भटकता नजर आया। अमर ने बगैर देरी किए उसे एक झूठे केस में अंदर करवा दिया था। उस पर आज तक हुए तमाम केस जो दादा के असर रसूख की वजह से बहुत खामोशी से फाइलों तले दबते गए, अमर ने दोबारा खुलवा दिए। 6 माह की अनथक मेहनत के बाद एहतशाम को 7 साल की कैद सुना दी गई थी। इस सब के दौरान शहरियार आए दिन उसके लिए कोई न कोई नया मसला खड़ा कर देते थे। बर्दाश्त जवाब दे जाती तो वो जैन के नाम पर उन्हें धमकी देकर खामोश करवा देता था। वो शहरियार के खिलाफ सबूत ढूंढने का इरादा भी रखता था, मगर फिलहाल सरकार की मुलाजमत तवज्जो मांगती थी। उन्हीं दिनों एबटाबाद में सियासी नेहज के एहतजाज होने लगे। आवाम सड़कों पर आ गई, खून बहा, हालात बिगड़ते गए और वो मसरूफ तर होता गया। नमली मीरा में पहले भी कई महीनों बाद जाता था, अब साल होने को था। आगा जान और अदीना मिलने आ जाते थे। गुल खान के इंतकाल के बाद शेरदिल की मसरूफियात बढ़ गई थी। अमर के पास उसका आना जाना कम हो गया था, मगर फिर भी किसी शाम यूं ही चाय के साथ दोस्त की ज़रूरत महसूस होती तो अमर उसे बुलवा लेता था। जैन ने एक रेस्तरां खोल लिया था। वक्त अब उसके पास भी नहीं था। हन्नान मोहब्बत के चक्करों में पड़ गया था। चट मंगनी पदबिया के बाद 1 साल के अरसे में खुदा ने उसकी बेटी से नवाजा था। ईशा बहुत हद तक अमर का दिल बहलाने में कामयाब ठहरी थी। 5 साल का अरसा इसी भाग दौड़ में गुजर गया था। एक दिन आगा जान ने कॉल करके उसे नमली मेरा बुलवा लिया। मैं अलमीरा की शादी कर रहा हूँ। अमर को लगा उससे सुनने में गलती हुई है। वो कोई भी दूसरा नाम ले सकते थे, मगर अलमीरा का नहीं, बनता ही नहीं था। किससे? रईस के बेटे हमदान से। अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, यूके से पढ़कर आया है, खानदान भी देखा भाला है, इलाके में इज्जत है, अपनी ज़मीनें हैं, अलमीरा खुश रहेगी। शाही कुर्सी पर बैठे आगाजान बगौर सोफे पर बैठे अमर को तकते थे। उसके चेहरे पर छाया हुआ इत्मीनान धीरे धीरे सलब होता जा रहा था। मीरा से पूछा आपने? तुम्हारी मीरा ही की तो जिद है कि शादी करनी है। दूसरे सोफे पर बैठी अदीना ने ठंडी सांस भरी। वो अदीना की मासूमियत देख कर रह गया। तुम्हारी मीरा भी कह रही थी, फिर उसके लिए रिश्ता भी दूसरी जगह ढूंढने जा रही थी। अब कौन से नए शौक चढ़े हैं मेरी मीरा को? पता नहीं अमर, क्या हुआ है इस लड़की को? आए रोज फोन करके पूछती है, मेरे लिए कोई रिश्ता देखा? खुदा जाने शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अदीना समझ नहीं पा रही थी और अमर को समझने में देर न लगी। उस जहन्नुम जैसे घर से फरार का वाहिद रास्ता अब उसे शादी ही नजर आता था। मुश्किल से 20 की है वो आगा जान। वो बचपन से जिद्दी है, आप तो अकल से काम लें, ये कोई उम्र है शादी की? आगा जान ने चश्मे के पार आंखें सुकेड़ी। सरता पैर सियाह कमीज शलवार में मलबूस टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे अमर को देखा।
तुम 27 के हो, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, बोलो तो लड़की देखे तुम्हारे लिए। आप तकलीफ ना करें, मैंने अपने लिए लड़की देखी हुई है। वो दोनों चौंके। अमर के चाल चलन पहले दिन से ऐसे ही थे। वो अपनी मर्जी का मालिक शादी क्यों किसी और की मर्जी से करेगा। और मुझे शक है आगा जान कि मीरा ने भी अपने लिए लड़का देख रखा है। उससे कहें आप लोगों को मुशक्कत में डालने के बजाय सीधा उस लड़के से बात करें। उसने आगे होकर मेज पर रखी हुई प्लेट से चाय का कप उठाया। किसकी बात कर रहे हो? कैसी मशकूक निगाहें थी उनकी। थोड़ी बहुत बात उनकी समझ में आ रही थी। वो पोता ना होता तो पठान खून की तेज गर्दिश अभी के अभी उसका खून करवा देती। अपनी पोती से पूछे, तुम मिले हो उस लड़के से? अमर ने चाय का घोट भरकर सर को जम्बिस दी। रईस हमदान से बहुत अच्छा है, यूके का टेक नहीं लगा, वरना काबिल वो भी बहुत है। काम क्या करता है? 17 ग्रेड का ऑफिसर है, पार्ट टाइम गद्दी नशीन है। खानदान? इज्जतदार लोग हैं, हमारे हमजाद हैं। लड़का बातचीत में कैसा है? आपकी लाडली घंटों सुनती रहेगी। और दिखने में? बहुत हैंडसम, नजर नहीं हटेगी मीरा की। रिश्ता क्यों नहीं लाता वो? अपनी चहेती से पूछें, क्या मालूम उसी ने इजाजत ना दी हो। तो क्या वो राजी नहीं है? दिलो जान से राजी है, बस नखरे नहीं जाते। जानते तो हैं अपनी पोती को, बहुत डबल माइंडेड है। मैं रईस से क्या कहूँ, कल अलमीरा समेत दावत है उनके घर। चलेंगे दावत पर, क्या उससे इनकार हमारा शेवा नहीं। लेकिन कोहने घुटनों पर टिकाए दोनों हाथ बाहम मिलाए वो आगे हुआ। आपकी लायक फायक पोती पर एहसान होगा मेरा कि मामला मैं ख़त्म कर लूँगा, आपकी दोस्ती पर आस नहीं आएगी। आगाजान और अदीना की खामोशी को उसने हाँ समझा। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। फर्ज करो अलमीरा के नखरे ख़त्म ना हुए और वो उस लड़के के लिए ना मानी। अमर ने अपनी पुश्त पर आगाजान की आवाज़ सुनी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ आगाजान कि मुझे ज़रा नहीं पसंद हमारे घर की लड़कियाँ बाहर जाएं। वो नहीं मानेगी तो मना लेंगे, नखरे दिखाएगी तो उठा लेंगे। बिना पलटे बात मुकम्मल की और वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। लबों पर शरीर मुस्कुराहट रेंग गई और आंखों में मोहब्बत और नरमी उमड़ उमड़ कर आती थी। पीछे आगाजान और अदीना हक्का बक्का उसे ज़्यादा देखते रहे। अगले दिन अलमीरा की मौजूदगी में वो बहुत खुश असलूबी से मामला ख़त्म कर आया था। जंगली बिल्ली झपट ही तो पड़ी थी उस पर। कैसा बिफरी थी, कितना तिलमिलाई थी। हल्के पिस्तई रंग के रेशमी कामदार प्लाजो और घुटनों तक आती चक्कोर गले वाली कुर्ती में मलबूस सुनहरी मोतियों में जगमगाता शेफॉन का दुपट्टा गर्दन में डाले अपने रिश्ते के लिए नक्शक से तैयार अलमीरा सुल्तान लाल बाबू का चेहरा लिए अमर को घूरती थी। जब वो आई थी तो उसकी तरफ उठी हुई अमर की सरसरी निगाह बहुत तवील हो गई थी। अदीना उसे ठोका ना देती तो वो इर्द गिर्द से बेगाना कितनी ही देर उसे देखता रहता। हील्स की टिक टिक कर्ल किए हुए बालों को एक अदा से झटकती, किस शान से उसके मुकाबिल आन बैठी थी वो। उंगलियों में डली हुई अंगूठियां, फिर उन्हें उंगलियों से बड़ी नज़ाकत से वो गर्दन को लिपटे नेकलेस को छूती थी। अमर गला खुंकार कर रह गया था। सारा वक्त रईस हमदान उसके पीछे पीछे रहा और अमर आग के अंगारों की तरह चटकता रहा। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। सलीके से कबाबों से सजी हुई प्लेट अलमीरा की तरफ बढ़ाई गई। बहुत शुक्रिया, लेकिन इन्हें कबाब नहीं पसंद। प्लेट बीच में ही अमर ने उचक ली थी। आप बोर हो रही हैं तो चले आपको अपना घर दिखाता हूँ। वो उठने लगी थी कि अमर के हाथ से चाय का कप छूटकर हमदान के कपड़ों पर गिर गया था। हमदान बुरा माने बिना वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वो किलस कर रह गई। अमर ने सुकून से सोफे से टेक लगा ली। और क्या मसरूफियात हैं आपकी? अमर ने आंखें मीच कर खुद को कुछ कहने से बाज रखा। बहुत धीमी आवाज में वो उसे अपनी मसरूफियात बताने लगी और अमर बंद मुट्ठी होठों पर रखे हुए खुदा से सब्र का तलबगार रहा। हमदान, तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं? वो इतना प्यारा बोल रही थी कि अमर को उसकी बात काटना ही पड़ी। मैं आपको बता रही थी कि बाप का बिजनेस संभालने के अलावा क्या करते हो? मैं बात कर रही। एक कप चाय मिल सकती है? आपने अभी तो गिर गई थी। हमदान कुछ उलझकर खड़ा हो गया। अमर ने बहुत कुछ जताती निगाह उस पर डाली, जो लब भीजे बमुश्किल खुद पर जब्र किए हुए खामोश थी। इतना मीठा बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या कर रही हो तुम? वहाँ ख्वातीन के साथ जाकर बैठो। उठो, शाबाश। आप होते कौन? जाओ अलमीरा। इस कदर सख्ती से कहा कि वो सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ी हुई थी। हमदान वापस आया तो अलमीरा अदीना और हमदान की बहन के बीच में बैठी थी। सर झुकाए गोद में रखे हाथों को रगड़ती खुद को रोने से रोक रही थी। अमर ने चाय को हाथ नहीं लगाया और अलमीरा की गर्दन झुकी रही। उसकी गर्दन फिर बस तब उठी
जब उसने अमर को रिश्ते से इनकार करते सुना था। हैरत व बेयकीनी से आंखें फैलाए वो उसे देखती गई। मामला खत्म होने के बाद वो बाहर चला आया तो उसके पीछे आते हुए ये हैरत और बेयकीनी शदीद गुस्से की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। आप होते कौन है रिश्ते से इनकार करने वाले? अमर के उठते कदम थम गए। मुड़कर उसे देखा जो कच्चा चबाने वाली नजरों से उसे तकती थी। तुम्हारा बड़ा कजन, तुम्हारा दोस्त, टीचर, शोफर, कंफर्ट पर्सन, तुम्हारा सब कुछ। आप मेरे कुछ भी नहीं हैं। तारीख 1 सितंबर सन 2015 रात के 1 बजे कॉमसेट्स में आतिशबाजी हुई थी। तब तो कुछ और कहा था। वो एकदम चुप सी हो गई। अगले ही लम्हे में उसने माली से पानी का पाइप झपटकर पानी का रुख अमर की तरफ कर दिया। एक पल में वो सारा का सारा पानी में भीग गया। आंखें बेयकीनी से फैली। जंगली बिल्ली। अमर ने भी लिहाज न करते हुए पाइप उससे झपटकर पानी का रुख उसकी तरफ कर दिया। यख पानी में भीगकर उसे ठंडा हो जाना चाहिए था, मगर वो मजीद आग बगोला हो गई। झुककर लोन की मिट्टी मुट्ठी में भरकर अमर की तरफ उछाल दी। गंदे, जंगली, बावले, पागल खाना। तुम दीवानी, बीपी की मरीजा, बुजदिल, लड़का नजर में है फिर भी बूढ़े दादा से मेहनत करवा रही हो। आपने भी लड़की ढूंढ रखी है तो बताते क्यों नहीं है? वो तड़की। मुझे मालूम होता तुम शादी के लिए इतना उतावली हो रही हो तो कब का बता चुका होता। उसने करीब रखा हुआ छोटा सा गमला उठाकर अमर की तरफ फेंक दिया था। वह एक तरफ ना होता तो पक्का जख्मी होता। गमला टूट गया, मिट्टी बिखरती गई। मेरे मामलात से दूर रहें वरना जान से मार दूंगी आपको। रईस हमदान से शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो वरना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा तुम्हारा, मिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब की बार अमर की तरफ पत्थर आया था। मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। वो गुर्राई। तो मोहतरमा इस साइंस पर तवज्जो दें क्योंकि शादी तो मैं आपकी नहीं होने दूंगा। एक और पत्थर। लावारिस नहीं हूँ जो आप मुझ पर धौंस जमाएंगे। मैं शादी भी करूंगी और आपको कुर्सियां लगाने के लिए बुलाऊंगी भी। तुम शादी करोगी तो निकाहनामे पर कबूलियत की दस्तखत के अलावा मुझे कोई और काम मंजूर नहीं। वो ठिठक सी गई। पलके झपकाती टिमटमाता हुआ चेहरा लिए यकटक अमर को देखे गई। सारा तमाशा देखता माली अंगस्ते बदिंदा रह गया, जिस पर यक पानी ने असर न किया था। सर्द हवा के झोंकों ने वो अमर के जवाब पर ठंडी पड़ गई थी। कुछ कहने के लिए लब नीमवा किए फिर भींच लिए। हम मामला आपस में तय कर लें या बड़ों को बिठाना है? वो चुप रही। कत्थई आंखों में बेक वक्त संजीदगी और नरम सी तबस्सुम की झलक थी। वो बड़ी महबूबा नजरों से उस गुलनार चेहरे को देखता गया। भीगी लटें जिससे चिपकती जाती थीं। तेरी दीद से सवा है, तेरे शौक में बहारा, वो चमन जहाँ गिरे हैं, तेरे गेसों की शबनम। जब जैसे जहाँ तुम कहो वरना आज अभी यहीं इसी वक्त। वो 2 कदम आगे आया, अलमीरा 4 कदम पीछे हटी। वहीं रुक जाएं। कपकपाती आवाज़, लरसती पलकें, गुलाबी होती नाक। फुर्सत से उसे देखते अमर ने वहीं अपने बढ़ते कदम रोक लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। उठती नजरें अमर की भीगी कत्थई शर्ट के कॉलर पर टिकी। कैसे? जरा सा सर झुकाकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं शादी करूंगी लेकिन आपसे नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। शादी करनी है तो मुझसे करनी होगी वरना आप अपने घर बैठे। मैं भी जरा मसरूफ इंसान हूँ, रोज रोज आपके बखेड़े नहीं समेट सकता। डरती नहीं हूँ मैं आपसे। रईस से शादी करके दिखाऊंगी। आपको अपनी मर्जी की इजाजत है तो मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। गर्दन अकड़ाकर उसकी आंखों में झांका तो अमर के लबों पर शरीर से मुस्कुराहट रेंग गई। ना करो यार, कम अज कम मेरी टक्कर का इंसान तो लाओ कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी करने दूं। उस मोटे आलू में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? आप मोटे आलू चले गए ना पुलिस में तो 2 दिन में पेट निकल आएगा। उसके बिफर कर कहने पर अमर बेसाख्ता हंस पड़ा। हंसते हुए चेहरा तिरछा कर लिया। हंसे मत, दांत तोड़ दूंगी। बस दिल मत तोड़ना, बाकी इजाजत है। फ्लर्ट ना करे मेरे साथ, बहुत जेर लग रहे हैं। रईस के घर जिस कदर एहतमाम से आई हो, खैर से मुझे भी तुम पर प्यार नहीं आ रहा। तमीज से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अपना किबला दुरुस्त कर लो। यह शादी का ख्याल जहन से निकाल दो क्योंकि मेरा हानजादे। उसने बाएं हाथ की अंगुष्ठ शहादत को खम देकर अलमीरा के नम पेशानी पर रखा। वो बिना पलक झपके उसे देखे गई। दुल्हन तो आप मेरी ही बनेंगी। अंगूठे के जोर से उंगली उसके माथे पर मारी। वो तनक कर अपने माथे पर हाथ रख गई। अमर ने दाएं हाथ में पकड़ी हुई अपनी जैकेट आराम से उसके शानों पर डाली, फिर महजूज निगाह उस पर डालता हुआ पलट गया। पीछे वो उसके जैकेट से उठती मर्दाना क्लोन की खुशबू में घिरी यकटक ही उसे जाता देखती रही।
और अगर अमर थोड़ी देर मजीद वहां रुकता तो वो अलमीरा की चीख सुनता, वाइल्ड, बिफरी हुई, खजल चीख। रिश्ते वाले वाक्य को मुश्किल से एक माह हुआ था कि अमर को एक दिन अजनबी नंबर से कॉल आई थी। मुजाहिद खान के भतीजे अमर खान बात कर रहे हैं। जी, आप कौन? मैं सर मुजाहिद खान का स्टूडेंट हूँ। उनकी तबीयत कई हफ्तों से ख़राब थी, मगर आज हालत बहुत बिगड़ गई है। हमें उन्हें इमरजेंसी में लाना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। फौरी तौर पर कोई कंपेटेबल डोनर न मिला तो उनकी जान जा सकती है। किसी ने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। अमर ने मुजाहिद खान की रिपोर्ट्स मंगवाई, अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट मुस्बत आए थे तो उसने फ़्लाइट बुक करवा ली। 2 दिन बाद शाम की फ़्लाइट थी। एक दिन पहले रात के वक्त आगाजान एबटाबाद आए थे। अलमीरा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था अमर। शेरदिल ज़मीनों में मसरूफ़ है तो खुद चला आया। आगाजान एबटाबाद आते थे तो कभी अपने बेटे के घर नहीं जाते थे। वो अमर के ऑफिस आ जाते या उसे किसी जगह बुलवा लेते। उस दिन भी वो रेस्तरां में आमने सामने बैठे थे। लेकिन अभी तो 10 बजने वाले हैं आगाजान। इस वक्त मुनासिब होगा उसके घर जाना। वो पसवे पेश में मुब्तला हुआ। इतने अरसे बाद सिर्फ उस घर के दरवाजे पर जाने का सोचकर ही उसे घुटन होने लगी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अमर, बस थोड़ी देर बैठूंगा, उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। अमर ने हामी भर ली। उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अलमीरा के घर के दरवाजे पर उतारा। आगाजान ने उसे उतरने का कहा, मगर उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। अगले ही मिनट में आगाजान दरवाज़ा खोला। देखकर उसे दोबारा बुला रहे थे। वो गाड़ी से उतर आया। खुदा करे सब खैर हो, वो परेशानी में कहते अंदर की तरफ बढ़े। अमर भी तेजी से उनके पीछे आया। घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते ही उन्हें कांच के टूटने की आवाज़ आई थी। अमर ने शताबी से अंदरूनी दरवाज़ा अबूर किया। लाउंज में कदम रखते ही निगाह ओपन किचन में खड़े फहद पर टिकी। उसका हाथ अलमीरा के कमर में था। अलमीरा, वो अपनी कलाई पर छुरी रखकर खड़ी थी। मैं खुद को मार दूंगी, फहद दूर हटो। आंसू रुखसार भिगोते थे। छुरी ताने हाथ लर्जिश का शिकार थे। अमर तेजी से आगे बढ़ा। फहद अलमीरा की गर्दन पर झुका। अलमीरा का हाथ हरकत में आया था। फहद को कॉलर से दबोचकर झटके से पीछे धकेलते हुए अमर ने दूसरे हाथ से छुरी पकड़ना चाही थी। छुरी अलमीरा की कलाई काटती हुई अमर के हाथ पर लगी थी। लम्हे में दोनों का खून सफ़ेद टाइलों पर गिरा। अलमीरा ने फटी फटी निगाहों से अमर को देखा, जो छुरी दूर फेंकता हुआ फहद की तरफ बढ़ा था। दरवाजे पर खड़े आगाजान अपनी जगह से हिल भी ना पाए थे। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? उसने कांच का गुलदान फहद के सर पर दे मारा था। पे पे कई मुक्के फहद के जबड़े पर पड़े। वो उसे यहीं इसी वक्त मार देता अगर अलमीरा ना रोकती। खाना, आगाजान, खाना। वो बदहवास होकर आगाजान की तरफ भागी थी। फहद से निमटता अमर उसे छोड़कर आगाजान की तरफ लपका, जो सीना मसलते हुए नीचे बैठते जाते थे। आगाजान, आगाजान सांस लें, खाना देखें, कुछ करें। आंखों से बहते आंसू, कलाई से गिरता खून, दुपट्टे से बेनियाज बिखरा हुलिया। उसे पीछे करके अमर ने आगाजान को सहारा दिया। उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक नज़र रोती हुई अलमीरा पर डाली, फिर अंदर चला गया। वापस आया तो हाथ में सफ़ेद कपड़ा था। कपड़ा कसकर उसकी कलाई पर बांधा। बैठो। उसके लिए पिछली निशित का दरवाज़ा खोला। वो आगाजान के साथ बैठी, उनका सर अपनी गोद में रखा। अमर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। घर से अस्पताल तक का सफ़र बहुत लंबा हो गया था। वो बार बार नम आंखों को रगड़कर धुंधले होते हुए मंजर को साफ करती। गाड़ी में गूंजती उसकी सिसकियां सुनता अपने जख्मी हाथ से बेपरवाह अमर खामोशी से ड्राइव करता रहा। अस्पताल पहुंचते ही आगाजान को स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। इमरजेंसी रूम के बाहर उन्हें रोक लिया गया। स्ट्रेचर अंदर चला गया। वो बेबसी से वहीं खड़े रहे। लब भींचकर अपनी सिसकियां रोकती अलमीरा, बेबसी से गहरी सांस लेता अमर। आप क्यों आए? आप जब भी आते हैं मेरी जिंदगी में कोई ना कोई तूफान लाते हैं। आपको नहीं आना चाहिए था। आप आगाजान को क्यों लाए? आज ही क्यों? अमर के सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलती वो चीखी थी। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा था। आप इतने जालिम क्यों हैं अमर? मर क्यों नहीं जाते आप? वो बेयकीनी से सांस रोके उसे देखे गया। शहद आंखों से गिरते आंसू, लाल पड़ता चेहरा और कांपती आवाज। वो अल्फाज के साथ इतनी बेरहम क्यों होती जा रही थी? मर जाए, बख्श दे मुझे। सबको मारने के बजाय खुद मर जाए अमर खान। उसकी आवाज ऊंची होती गई। मर जाऊं ताकि आज की तरह 4 और लोगों के सामने कलाई पर छुरी रखकर खड़ी हो जाऊं? वो खुद को रोक नहीं पाया। कम अज कम एक ही बार में इज्जत के साथ मर जाऊंगी, आपकी तरह रोज रोज जिल्लत। अलमीरा, वो धाड़ा था। मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगा।
आगा जान के लिए दुआ कर सकती हो तो ठीक, वरना अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। उंगली उठाकर उसे खबरदार किया गया था। वो यकटक उसे देखे गई, आंखों से आंसू गिरते गए। फिर उसने हिचकी ली थी। यहाँ वहां से झांकती लटें साकित हुई। अमर का धुंधला होता चेहरा इतना धुंधला हो गया कि वो लड़खड़ा गई थी। अमर आगे बढ़कर उसे ना संभालता तो वो जमी बोस हो जाती। वो बेबसी से अपने बाजू में झूलती हुई अलमीरा को देखकर रह गया। आगा जान आईसीयू में थे। वो कमरे के बाहर खड़ा अलमीरा की खबर का मुंतजिर था। 15 मिनट बाद डॉक्टर कमरे से निकला। कैसी है वो? स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। उनके कट की ड्रेसिंग कर दी गई है, जल्दी होश में आ जाएंगी। डॉक्टर जा चुका। थोड़ी देर में नर्स भी निकल आई। वो शिकस्ता कदमों से कमरे में आया। नींद की दवाइयों के जेर असर सोई हुई अलमीरा। अमर कुर्सी खींचकर उसके बराबर में बैठ गया। धीरे से उसका पट्टी में जकड़ा हुआ हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। नरमी से उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखा। अगर अलमीरा को कुछ हो जाता, अगर वो वक्त पर ना पहुंचता, वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। काश काश वो उसे जाने ना देता। जाने दिया था तो उससे बेखबर न रहता, मुंह ना मोड़ लेता। वो आज इस हाल में होती, न आगा जान आईसीयू में होते। अमर को अस्पताल की सर्द राहदारियां बहुत बुरी लगती थीं, बेइंतहा। वो हर बार यहाँ किसी अपने को खोने की खौफ में मुब्तला होता। वो अब किसी को नहीं खोना चाहता था। इसमें अब किसी को खोने की हिम्मत नहीं थी। मीरा, धीरे से उसे पुकारा। मीरा खानम। उसके कान के पास की गई सरगोशी। मीरा खानजादे। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली। अभी भी दवाइयों के जेर असर ही थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। सॉरी। आगे होकर बैठा वो उसकी लरसती पलकों को देखता था। उसकी नींद क्यों नहीं टूट रही थी? आई हेट यू। अलमीरा के लब फड़फड़ाए, आंखों में पानी जमा हुआ। उठ जाओ, फिर जितना मर्जी सुना लेना, बहुत लड़ना। आई प्रॉमिस नहीं डांटूंगा। उसके हाथ पर अमर की गिरफ्त मजबूत हुई तो अलमीरा की निगाहें बेइख्तियार ही उसके मजबूत हाथों में दबे हुए अपने हाथ पर गई। आई हेट यू बहुत सारा। खपकी से हाथ छुड़वाना चाहा, अमर ने इजाजत ही ना दी। सॉरी। अब वो कुछ न बोली, आंखें बंद होने लगी। मीरा, उठ जाओ यार, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकता। मुजाहिद खान इंतजार कर रहे हैं मेरा, प्लीज। आई स्वेयर, तुम नहीं उठी तो मैं। वो आंखें बंद कर चुकी थी। अमर बेबसी से उसे देखकर रह गया। शिकस्ता कदमों से बाहर निकल आया। रुख आईसीयू की तरफ था, जहां आगाजान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उनका बीपी और शुगर दोनों लो थे। दीवार से टेक लगाकर खड़ा अमर खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रहा था। अलमीरा उठ नहीं रही थी। आगाजान अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। मुजाहिद खान अस्पताल में एडमिट थे। कल उसकी फ्लाइट थी। एकदम से जिंदगी में भूचाल आ गया था। हर तरफ उसके अपने थे और वो तनहा। जिंदगी में सबसे ज्यादा डर उसे अस्पताल से लगा था, फिर तन्हा होने से। वो तन्हा भी था और अस्पताल में भी। जिसे जिंदगी माना था वो मरने का कह कर गई थी। जिसने जमाने की धूप से बचाए रखा था वो मौत के दाने पर खड़े थे। जिसने बाप की मोहब्बत दी थी वो 7 समंदर पार खून की उल्टियां कर रहे थे। एक ही तो अमर था। कितने इम्तिहान, कितनी आजमाइशें लिखवा कर आया था वो। खत्म क्यों नहीं होती थी? वो तो सुकून से मर भी नहीं सकता था कि मर गया तो माँ को क्या मुंह दिखाएगा। वो रात अमर की जिंदगी की तवील तरीन रात थी। अपनी जिंदगी में ऐसी कोई रात दोबारा नहीं देखना चाहता था। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि अमर जो चाहे वो मिल जाए? उस रात तो जिंदा थी, ठीक थी। आज उसे झटके दिए जा रहे थे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मॉनिटर की बीप समात के पर्दों से टकराती दिमाग में चुभ रही थी। सीध में जाती लकीरों को देखते हुए अमर की दुनिया अंधेर होने लगी थी। मरने का कहने वाली खुद मरने जा रही थी। क्या इतना बुरा था अमर? इतना के अगर नसीब में उसका साथ ना है तो मौत गनीमत। सो द रोलर कोस्टर राइड एंड्स हेयर। अलमीरा कहाँ है? आगा जान की तबीयत संभली तो वो अलमीरा को बिना बताए खामोशी से उनके पास आ बैठा। बाहर बैठी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसे अंदर बुलाओ। पहले बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? वो बेहद मतानत से आगाजान को तकता था। बिस्तर पर लेटे आगाजान इतने ठीक हो गए थे कि तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गए थे। बहुत बेहतर। मैं नहीं चाहता आप बहुत बेहतर महसूस करें। आगाजान ने माथे पर बल डाले उलझकर उसे देखा। अमर ने दोनों हाथ बाहम मिलाकर माथा हाथों पर टिकाया। गहरी सांस भरी, अपने फैसले पर नजरसानी की।
फिर सर उठाया, संजीदगी से आगा जान की आंखों में झांका। आपको दोबारा लेट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाडली ऐसे नहीं मानेगी। कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो। घर के बच्चे जिद पर उतर आए तो बड़ों को इजाजत होती है कि उनकी भलाई के लिए अपनी मर्जी के फैसले ले लें। दिल की बात थी, साफ साफ कहने से पहले तमहीद लाजिम थी। तुम बच्चे किसे और बड़ा किसे कह रहे हो? वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है और मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता आगा जान। बच्ची वो अलमीरा सुल्तान और बड़ा अमर खानजादा। पहले बुझवाना बंद करो अमर, आगा जान झुंझलाए। अगर उसे 2 दिनों में मोहब्बत और अगले 2 दिनों में नफरत हो जाती है तो मैं उसे दोबारा खुद से मोहब्बत करवा लूंगा। अमर थप्पड़ आएगा अब। मैं कभी ये फैसला न ले पाता अगर मुझे उसके दिल की दुनिया की खबर न होती। वो बचपन से मुझ पर नजर रखे हुए थी। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो? आगा जान का बीपी हाई होने लगा था। वो गमला उठाकर फेंक सकती है तो जान से भी मार देगी, लेकिन ये इससे बेहतर होगा कि वो खुद को मार दे। सठिया गए हो? मैं अलमीरा से शादी करना चाहता हूँ आगा जान। उसके फैसला कुन नजरें आगा जान पर टिक गईं। आगा जान कुछ कहते कहते रुक गए, आंखों में तहिर उतरा। आज से 5 साल कबल जब सानिया मोहब्बत हुआ था तो मुझ में इजहार की हिम्मत नहीं थी, मगर अब बगैर किसी शर्मिंदगी, किसी जबर और पछतावे के खुदा को हाजिर नाजिर मानकर अपने पूरे होशो हवास में मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि अमर खानजादा अलमीरा सुल्तान से शदीद मोहब्बत में मुब्तला है। मैं उसे खुश रखूँगा और उसे बहुत सारा प्यार दूंगा जो वो डिज़र्व करती है। वो कितनी बहादुरी से आगा जान की आंखों में झांकता था। कैसा दबंग अंदाज था, जैसे इनकार तो सुनेगा ही नहीं। आगा जान कितनी ही देर खामोश रहे। अलमीरा नहीं मानेगी। आप लेट जाएं, खानम मान जाएंगी। ना मानी तो गाड़ी में डालकर नमली मीरा छोड़ आऊंगा और पहरे पर 10वें खदाम बिठा दूंगा। आप जानते हैं जहाँ बात मीरा की होती है वहाँ अब आपकी भी नहीं सुनता मैं, इसीलिए अच्छे से बीमार हो प्लीज। आगा जान फरमा बरदारी से दोनों हाथ सीने पर रखकर लेट गए, चेहरे पर पसमार्दगी कायम कर ली। आगा जान को देखते हुए अमर के सपाट चेहरे पर धीरे धीरे नरमी छाने लगी, फिर कत्थई आंखों में बड़े कमाल से तबस्सुम उतरा। सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी नीयत में भी पहले दिन से खोट था अमर। अकब में आगा जान की आवाज़ गूंजी तो हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया। नीयत तो बहुत साफ है मेरी आगा जान, जरा गर्दन अकड़ा कर कहता वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया, सफ़ेद रंग का आहनी दरवाज़ा जो अलमीरा के कमरे में खुला था। अमर लहू रंग होती हुई आंखों से अलमीरा को देखता था, जिसका नाजुक वजूद आंधियों की जद में था। उसके सफ़ेद मरमरे हाथ लर्जिश का शिकार थे। आंखों से बहते आंसू गर्म सियाल की तरह रुखसारों पर फिसलते जाते थे। उसकी उठती गिरती भीगी पलकें, उसके कपकपाते होठ, हर रग में दौड़ता हुआ खून चेहरे पर सिमट आया था। अमर को लगा वो अभी ढेसी जाएगी, अलमीरा जान से चली जाएगी। आप उन्हें मना कर सकते हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे। मैंने पहले कलाई काटी थी, लेकिन अब शहरक काट लूंगी। खाना प्लीज, मैं नहीं कर सकती। लरसते हाथों ने बेदर्दी से रुखसारों से आंसुओं को मिटाना चाहा, मगर उसकी आंखों में नमकीन पानी उमड़ उमड़ कर आता था। बोलते हुए कितनी तकलीफ का सामना था उसे। अमर को अपना जिस्म ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। आप पागल हो गए हैं, आप समझ ही नहीं रहे। आपने 2 बार पहले भी यही किया था, और वो खून, आपका एक्सीडेंट, खाना, मैं आपके साथ कैसे? बायां हाथ आंखों पर रखकर उसने कई आंसुओं को बह जाने दिया। उसकी हल्की हल्की सिसकियां अमर की समाज से टकराती उसका दिल पिघला रही थी। फिर वो नफी में सर हिलाती हुई 2 कदम पीछे हटी। अमर को वो 2 कदम 200 सदियां महसूस हुए। मार दे आप मुझे मार दे, गला घोट दे मेरा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। उसने अमर का दिल मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ डाला था। उन गजाली आंखों में तैरता पानी अमर को ले डूबा। वो कपकपाते होठ, वो लरसता वजूद, भीगी आवाज़, हल्की हल्की सी सिसकियाँ अमर को बेहद कमज़ोर कर गई थी। दिल यूं सिकुड़ता गया कि धीरे धीरे अपने कदमों पर खड़े रहने की ताकत जाती रही। भीगी पलकें उठी, डुबडुबाई आंखों में अमर का अक्स झिलमिलाया और अमर खान ने अलमीरा सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए थे। उसके दोनों हाथ जमीन से लगे, उसके घुटनों पर टिके और सरिया लगी गर्दन झुकती गई। वो जिसे कोई तोड़ सका ना झुका सका, उसे अलमीरा की मोहब्बत घुटनों पर ले आई थी। खिड़की के पार एकदम ही काली घटा छाई
और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादलों ने स्याह होकर, बारिश ने बरसकर उस मंजर को अंधा करना चाहा था, मगर वो जो घुटनों के बल बैठा था, उसने हाँ सुनने की जिद लगा ली थी। ओप्स, देयर वाज स्टिल वन लास्ट ट्विस्ट। जी, तो यहाँ होती है ये एपिसोड कंप्लीट, और अब तक 7 एपिसोड पब्लिश हो चुके हैं, और मुझे ये अब तक का सबसे ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड लगा है। और सबसे ज़्यादा स्टोरी मतलब इसी में थी, पूरा पास्ट दिखा दिया है अलमीरा और अमर का, बचपन से लेके मतलब शादी तक का कहूँ तो। अब शादी हो ही जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि अब शायद निकाह ही होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और ये पूरा एपिसोड पास्ट में ही था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शॉर्ट नॉवल पढ़ रही हूँ, और जिसमें सब कुछ होता है, बचपन से लेके पूरे बड़े होने तक की स्टोरी, फिर शादी कैसे हुई, तो सब कुछ था इस एपिसोड में। सॉफ्ट रोम कॉम, थ्रिल, सस्पेंस और ट्रॉमा, तो सब कुछ ही था, और ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था। मैं ये कहूँगी कि अभी मैंने आगे के नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट एपिसोड है। और हर नॉवल में जैसे कहती हूँ कि एक ना एक होता है मेरा फेवरेट, तो ये एपिसोड मेरा फेवरेट होगा शायद आगे भी, क्योंकि मैं जैसा बार बार कह रही हूँ कि इसमें सब कुछ था। और मैं पूरे एपिसोड में हिसाब लगाती रही हूँ कि अब अमर की इतनी एज है तो अलमीरा की इतनी होगी, और अलमीरा इतनी बड़ी हो गई तो अमर इतना होगा। फिर बीच में मैं कंफ्यूज भी हो जाती थी थोड़ा सा, शायद आप ना हुए हों, लेकिन मैं हो गई थी थोड़ा सा, कि 5 साल लिखा था राइटर ने कि ट्रेनिंग करके आए था अमर, और फिर 5 साल में दिखाया कि हन्नान की स्टोरी दिखाई थी ज़ैन की, तो मुझे लगा ये दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन ये इसी में था सब। और मैं लास्ट के 5 साल को जॉइनिंग समझ रही थी, फिर मैं कह रही ये तो काफ़ी एज हो जाएगी, क्योंकि प्रेज़ेंट में 32 है अमर की और 25 है अलमीरा की, तो फिर इस हिसाब से ज़्यादा हो रही थी। तो मैं कह रही ये क्या हो गया? फिर मैंने ध्यान से फिर देखा तब हुआ। और मुझे अब ऐसा लग रहा था कि आगा जान की डेथ के बाद होगा इनका निकाह, क्योंकि जितनी तबीयत ख़राब हो गई थी इनकी, तो शायद ऐसा हो। लेकिन आगा जान के सामने होगा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है ऐसा कि अमर आगा जान की डेथ पर भी नहीं आया है, और अलमीरा ने भी काफ़ी बुलाया था तब भी नहीं आया। ये राइटर ने किसी एपिसोड में मेंशन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो अमर आगा जान की डेथ पर भी नहीं आया है। और अब लास्ट में राइटर ने मेंशन भी कर दिया है कि एक और ट्विस्ट है, तो अब मैं सोच रही हूँ ये ट्विस्ट हमारे लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि काफ़ी ट्रॉमा था इस एपिसोड में, और फिर नेक्स्ट में पता नहीं क्या होगा। मुझसे अब नेक्स्ट का वेट नहीं हो रहा, और राइटर ने साफ कह दिया है कि 15 तारीख के बाद ही मिलेगा। तो देखते हैं कब पब्लिश होता है नेक्स्ट एपिसोड, और आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, और सब्सक्राइब भी कर लेना।